May I come in, sir? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, बैठिए। Thank you, sir. कंफर्टेबल है आप? Yes. ठीक है, आप अपने बारे में बताइए कुछ। मेरा नाम सीमा कुमारी है। मैं बिहार के भागलपुर की रहने वाली हूँ। मैंने 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। बीपीएससी में भी ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री रहा है और मेरी हॉबी में डायरी राइटिंग और लिसनिंग ऑडियो बुक्स हैं। अच्छा। तो 2018 के बाद आपने और कुछ नहीं किया, सर्विस वगैरह? नहीं सर, सर्विस नहीं की। मैं सिविल सर्विस की तैयारी ही कर रही थी। संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा के विभिन्न परीक्षाओं में मैं शामिल हुई, परंतु पूर्णतः सफलता 67 बीपीएससी में मिली मुझे और उसमें मेरा म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में चयन हुआ है। तो ठीक है, आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यस सर। फिर भी आप सिविल सर्विसेज में आ रही है, मतलब और उसके लिए आ रही है आप एग्ज़ाम के लिए, क्यों? क्योंकि सर जो डिज़ायर पोस्ट थे बिहार पुलिस सर्विसेज वो मुझे उसमें नहीं मिल पाए, तो दोबारा से मैं इसलिए प्रयास कर रही हूँ। तो आप पुलिस पर्सन बनना चाहती हैं? यस सर। है ना? ऐसा क्या क्या क्वालिटीज़ है आपके अंदर जिसके आप लगे कि आप इस डिपार्टमेंट के लिए फिट हैं? सबसे पहले सर जो सर्विस की भावना होनी चाहिए पुलिस के अंदर, वो मैं अपने अंदर देखती हूँ। दूसरा, पुलिस सर्विस एक मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला जॉब है और मेरा हमेशा से रहा है कि मैं वैसा काम करूं और महिलाओं को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए पुलिस सर्विस एक अच्छा माध्यम हो सकता है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो सर्विस है ये बहुत रफ टफ लोगों के लिए है, कि थोड़ा बहुत टफ होना पड़ेगा, रफ होना पड़ेगा, तभी जाके आप ठीक से काम कर पाएंगे? क्योंकि नेचर ऑफ द जॉब तो ऐसा ही है। रफ टफ होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं थोड़े, खास करके एज अ वुमेन के लिए। पर अगर मान लीजिए दो सिचुएशन है, एक जगह पे आपको किसी क्रिमिनल से डील करना पड़ेगा और एक है जहाँ पे आप कॉमन पीपल से, मतलब लोगों से डील करना पड़ेगा जो क्रिमिनल नहीं है। क्या दोनों को ही एक जैसे आप ट्रीट कर सकती है, एक ही तरीके से ट्रीट कर सकती हैं आप? सर क्रिमिनल भी कहीं ना कोई इंसान ही होता है और वो अपने सर्कमस्टांसेस के कारण या परिस्थितियों के कारण उस तक पहुंचा है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। कई बार तो हमने देखा है पेपर वगैरह में आता है कि क्रिमिनल का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, ऐसा बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। यस सर। तो आप कह रहे हैं मतलब अगर वो सब कुछ से समृद्ध है फिर भी वो क्राइम करते हैं वो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मोरल एजुकेशन या मोरालिटी सोसाइटी के थ्रू नहीं मिली है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप कैसे डील करेंगे उनसे? जो भी लॉज है हमारे उनके थ्रू अगर उन्होंने ज़्यादा क्राइम किया है तो सज़ा मिलेगी, या फिर वो सज़ा काट चुके हैं तो उन्हें जो पुनर्वास होता है, पुलिस का एक काम रिहेबिलिटेशन भी करना है। जो ये तो हर कोई कर रहा है, लेकिन आप एक्स्ट्रा क्या करेंगे आप यहाँ पे आके? आजकल टेक्नोलॉजी का यूज ज़्यादा हो गया है, उसके थ्रू पुलिस प्रशासन को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना, वो चाहे वो क्राइम के लिए हो या क्रिमिनल के रिफॉर्म के लिए हो, उसका यूज़ करना, अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के बीच में, ये सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा करूँगी। अच्छा, ये जो पुलिस में हम लोग कई बार ये टर्म सुनते हैं कि थर्ड डिग्री मेजर्स अप्लाई करते हैं, ये थर्ड डिग्री क्या होता है? थर्ड डिग्री मेजर ट्रेडिशनल मेजर से हट के उनको यातना देने का एक तरीका है जिसमें जो हमारे सिस्टम में या फिर रूल्स में नहीं है वो प्रोसीजर के थ्रू सच उगलवाने की कोशिश की जाती है, जो कि कहीं भी सही नहीं है, किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो फिर भी ये क्यों होता है? सर कुछ लोग ऐसा करते हैं पर ऐसा सभी पुलिस प्रशासन में जो अधिकारी वो नहीं करते हैं। मान लीजिए आप सर्विस में आ जाती हैं और आपके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर रहता है कि आपको इनकाउंटर करना है, थर्ड डिग्री अप्लाई करना है, ये सब रहता है कि आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको उठा के ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, है ना? ऐसे जगह पे जहाँ पे कोई काम ही नहीं है ना? तो आप क्या करेंगे? सर पहले तो जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर केवल गृह विभाग ही ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी राजनेता या पॉलिटिकल है तो उनका नहीं। और अगर ये बहुत ही शीर्ष लेवल के अधिकारियों द्वारा ऐसा कुछ आ रहा है तो मैं उनको ये कहूँगी कि वो लिखित रूप में, रिटन फॉर्म में मुझे ऐसा करने का ऑर्डर दे, तभी मैं अपने देखूंगी कि मेरे एरिया में मतलब मेरे अंदर है या नहीं। ट्रांसफर हो जाएगा फिर आपका? सर तो उस जगह पे जाके मैं कार्य करूंगी, ट्रांसफर के डर से गलत काम तो नहीं करूंगी। जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पर भी कोई ना कोई प्रेशर आएगा, फिर क्या करेंगे? तो प्रेशर को हैंडल कर लूंगी। और तो 25 साल में 50 बार ट्रांसफर होगा?
नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी पर्सुएशन क्षमता और जब मैं काम जिस क्षेत्र में करूंगी तो जो भी वहाँ के लोकल लोगों से उतना ऐसा मेरा जुड़ाव रहेगा कि ट्रांसफर होने के बाद भी जो मुझे समस्या नहीं आएंगी, वो एक अच्छी भावना आएगी कि हाँ मैं कार्य कर रही हूँ तभी मेरा ट्रांसफर हो रहा है। हमारे बहुत सारे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने बहुत सारे ट्रांसफर झेले, फिर भी उन्होंने अच्छा काम किया। थैंक यू सर। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? सर, वुमेन का एम्पावरमेंट यानी महिलाओं का सशक्तिकरण। ये सशक्तिकरण विभिन्न स्तरों पे होना चाहिए, शैक्षणिक रूप से, वित्तीय रूप से या आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सभी तरफ से वो अपने लिए खुद का डिसीजन ले सके हर क्षेत्र में, वो महिलाओं का एम्पावरमेंट है। जेंडर इक्वालिटी क्या है? जेंडर जो टर्म है सर, वो बेसिकली हमारा सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया है। सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है जो वुमेन के भी या मेल के बीच में, फीमेल और मेल के बीच में कोई डिवीज़न नहीं क्रिएट करता है, बट जेंडर के थ्रू ये डिवीज़न क्रिएट किया जाता है। तो वर्तमान में जेंडर को लेकर के कि महिलाएं कम सक्षम है, पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे हैं या पीछे उनको रखा गया है, ये जेंडर गैप है। हाँ हाँ, वही मेरा क्वेश्चन था। फिर जेंडर इक्वालिटी क्या है? दोनों जेंडर को बीच हर क्षेत्र में समानता प्रदान करना या प्रदान करने की कोशिश करना, ये हमारा जेंडर गैप को कम करना। क्या जेंडर इक्वालिटी का जो डोमेन है वो सिर्फ ये दो जेंडर ही उसमें, या जो दो सेक्स हैं यही इसमें कवर्ड है, कोई तीसरा भी है? ट्रेडिशनली सर जो हमारे यहाँ चले आ रहे हैं, माना जाता है कि दो ही जेंडर हमारे मेन है, पर हाल फिलहाल में या हम पिछले दशक में देखें तो जो LGBT कम्युनिटी है या हमारे क्वेयर कम्युनिटी है, वो सब भी शामिल हो रहे, थर्ड जेंडर के रूप में उनको चुना गया, शामिल किया गया। ठीक है। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म सोशलॉजी के टर्म में हम यूज करते हैं। फेमिनिज्म ये जो हमारे सोशलिस्ट है वो कहते हैं कि महिला हो या पुरुष हो, दोनों को समाज में समान अधिकार मिले। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं कि हर क्षेत्र में हम महिलाओं के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ रहे, नहीं, वो पुरुषों की भी समस्याओं को उतना ही ध्यान देती है जितना महिलाओं की। तो मेन फेमिनिज्म ये बात करता है दोनों की समानता है। फिर जेंडर इक्वालिटी और फेमिनिज्म में क्या डिफरेंस है? जेंडर इक्वालिटी सर, जेंडर के आधार पे जो सोसाइटी में भेदभाव होते हैं उसको नहीं होना चाहिए, ये इक्वालिटी है। फेमिनिज्म, ये सर फेमिनिज्म वाले भी जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, तो दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर रूप में यूज किया जाता है। हाँ। अच्छा, कोई ऐसे सोसाइटीज़ भी हैं जहां हम इक्वालिटी नहीं देखते हैं बट वुमेन का थोड़ा बढ़ा हुआ रोल देखते हैं? जैसे सर नॉर्थ ईस्ट में कुछ सोसाइटी है, वहाँ के समाज में मैट्रिलिनियल है, वहाँ पे महिलाओं का ज़्यादा प्रभुत्व होता है डिसीजन मेकिंग में या कोई भी कार्य करने में। उसके लिए मैट्रिलिनियल टर्म यूज़ करते हैं या कोई और टर्म यूज़ करते हैं? मैट्रियार्की नहीं कहेंगे सर उसको, मैट्रियार्की भी कह सकते हैं एक्चुअली। सॉरी सर, डिफरेंस है? यस सर, कहाँ पे डिफरेंस है? मैट्रियार्की हुआ कि महिलाएं जो हैं वो प्रभुत्व में, मैट्रिलिनियल मतलब माँ से जो बेटी हैं उनको जो संपत्ति के अधिकार है वो मिलते, फिर उनके ग्रैंड जो सन या डॉटर हुए। ठीक। हिस्ट्री में कहाँ पे आप देखते हो कि वुमेन एम्पावरमेंट आपको अच्छी तरह से वहाँ दिखता है? कोई ऐसे इंस्टांसेस हैं, कोई पीरियड्स है ऐसा? यस सर, सबसे पहले तो मैं ऋग्वेद की बात की जाऊंगी। उसमें हमें दिखता है बहुत सारी विदुषी महिलाएं रही हैं, जैसे अपाला, लोपामुद्रा, घोषा, ये सारे, उनको भी अच्छे एजुकेशन दिए गए, तो वुमेन एम्पावरमेंट था। और फिर हमारे लेटर वैदिक पीरियड में भी हमें दिखती है। बाद में अगर हम मौर्यस के टाइम में देखें तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ था, वो शिक्षा में जाती थी, ऑल्दो डाउन हुआ है टाइम पीरियड के हिसाब से, परंतु हमें दिखता है उस टाइम में। वही मेरा क्वेश्चन था, डाउनग्रेडिंग कहाँ पे आपको दिखती है? जैसे जैसे सर समाज हमारा डेवलप होते गया। टाइम पीरियड, कोई डायनेस्टी, कुछ ऐसा आप बता सकती हैं? सर गुप्ता के पीरियड के बाद से महिलाओं के, जैसे सती हो गया, ये प्रिवेलेंट करने लगा धीरे धीरे, पर्दा प्रथा हो गया। गुप्ता के बाद? यस सर, है ना, गुप्ता तक सही था? सर कुछ कमियां थी बट सही था फिर भी। बाद के टाइम में ये और डिग्रेड हुआ है, पर उससे पहले महिलाओं को सम्मान मिला हुआ था। या अगर आपका सिलेक्शन होता है तो
ऑडियो बुक लिसनिंग हैबिट का कुछ बेनिफिट मिलेगा? यस सर, जैसे ऑडियो बुक्स पे हम बुक्स पढ़ना नहीं, उसको बस सुनते हैं एक तरीके से। तो जब हम बिजी शेड्यूल होगा, उस बीच में मैं जब ट्रैवल कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो मैं बुक्स को सुन सकती हूँ। वो बुक्स हो सकता है कि लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उसको टैकल करने वाले बुक हो, या फिर माइंड को शांत करने वाले बुक हो। जब हम प्रॉब्लम्स में या फेस चैलेंजेस फेस करेंगे तो वो हेल्प करेगा प्रेशर को रिलीज करने में एक तरह से। और कुछ या अभी तक जो ये हैबिट है, इसने आपके अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को जन्म दिया है? ज़्यादातर मैं ऑडियो बुक्स में जो हमारे फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में सुनती हूँ। तो उनकी लाइफ से हमेशा मुझे कुछ ना कुछ लेसन्स मिले हैं। उसके लेसन के थ्रू मैंने अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाया वो है। तो पढ़ के भी आ सकता था ना? यस सर। फिर सुन के क्या अच्छा आ गया आप में? सर ऑडियो बुक सुनना, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है पढ़ाई के साथ साथ, तो एक साथ कुछ काम करते हुए भी हम बुक्स सुन सकते हैं। ओके सर। द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसने लिखा है? एना फ्रैंक की ये डायरी है सर। क्या है? एना फ्रैंक जब हमारे नाजी ऑक्यूपेशन हुआ था तो वो उनके अंदर उनको बंद करके रखा गया था। तो उसके वो एक टीनेजर थी, तो उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही थी नाजी के द्वारा जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उनको उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन किया है। और आज भी ये डायरी हमें वर्ल्ड वॉर के जो कैसा डिवास्टेशन रहा वो हम उससे समझ सकते हैं। ये ऑडियो बुक जो बता रही हैं, सुनते हैं, तो किन किन पर्सनालिटी के संबंध में आपने सुना, और उससे उसको रोल मॉडल किसको आप चुने हैं उसमें अभी तक? सर मैंने जो विंग्स ऑफ फायर है APJ अब्दुल कलाम की, उसको सुनी हूँ। उन्होंने उसकी बहुत अच्छी सी लाइन, वो कहते हैं कि अगर हम कोई भी ड्रीम देखते हैं या कुछ भी पाने का लक्ष्य रखते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए हमें अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए, दूसरा बिलीव होना चाहिए कि वो पूरा हो सकता है, और फिर अगर वो पूरा नहीं भी हो रहा है तो उसके लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक टाइम में आके वो ज़रूर पूरा होता है। जो अग्नि है, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि मिसाइल है जो APJ अब्दुल कलाम की लाइफ में काफ़ी टाइम के सक्सेस के बाद उनको ये मिला, तो वो उसमें। दूसरा बुक जो मैं आई एम मलाला, द गर्ल हु स्टूड फॉर एजुकेशन एंड शॉट अप बाय तालिबान। मलाला का पूरा नाम क्या था? मलाला यूसुफजई। अच्छा, वो क्या हुआ था, उसका क्या दुर्घटना हुई थी? एक्चुअली जब वो 13 साल की थी तो उनके एजुकेशन को बंद करना चाहते थे तालिबान वहाँ पे, और उनको गोली लग गई थी। कहाँ पर थी? अफगानिस्तान वाले एरिया में तालिबान। अफगानिस्तान में थी? सॉरी सर, मैं चेक कर लूँगी, एग्जैक्ट मैं भूल रही हूँ। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो फिर इनको गोली लग गई, बट बाद में क्योंकि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में ये प्रॉब्लम सबने देख लिया तो उनको बचा लिया गया। बाद में वो फिर वुमेन एजुकेशन को लेकर के एक मूवमेंट भी चलाई और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इसको कुछ प्राइज भी मिला है? ये सर, नोबेल पीस प्राइज मिला उनको। अकेले? ये सर। अकेले मिला है कि किसी के साथ मिला है? उस साल शायद 2 लोगों को मिला होगा सर, तो इनको सिंगल नहीं मिला। अच्छा, आपने जो रोल मॉडल चुना उसके अनुसार आपको ऐसा लगा कि हमको बिहार पुलिस सर्विस में जाना उचित है? आपके दिमाग में ऐसा आया ना ख्याल? तो बिहार गवर्नमेंट का मिशन सुरक्षा एक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप एज ए DSP पोस्टेड हैं, वहाँ पर आपको काम करना है। उन्हीं बिंदुओं पर कैसे काम कीजिएगा? सॉरी सर, मिशन सुरक्षा में अभी रिकॉल नहीं कर पा रही, अगर आप हिंट दे तो। मिशन सुरक्षा अभी हाल ही में बनाया है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित करना है, अपराधियों का लिस्ट बनाना है, मोहल्ला रजिस्टर खोलना है, गुंडा रजिस्टर बनाना है, और yes, जो दियारा एरिया है उसके लिए स्पेशल फिर गुंडों का मतलब एक्ट करना है अपराध पर और अपराधियों पर, इस तरह का उसमें है। ये सर, तो जैसा आपने बताया कि ये मिशन सुरक्षा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी ब्रॉड एरिया को कवर भी कर रहा है, हर क्षेत्र में क्राइम को कम करने की बात है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए अपनी टीम वर्क पे काम करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर जो भी टीम है उनके वो सपोर्ट करे तभी हो सकता है, उनको मोटिवेट करना। दूसरा, ये स्कीम से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है उसको और भी इफ़िशिएंट करना, चाहे CCTV लगाना हो या फिर डिजिटल ड्रोन के थ्रू उस एरिया की सर्विलांस करना हो। CCTV लगाना है तो कहाँ लगा दीजिएगा? सर, जो भी हम स्पॉटेड एरिया फाइंड करेंगे, जो ज़्यादा क्राइम रिलेटेड एरिया जहाँ क्राइम होते हैं वहाँ पे। तो इसकी भी सुरक्षा तो करना होगा ना?
नहीं तो रात में तो खोल के लेके चला जाएगा, यस सर। फिर लगाएंगे कहाँ इसको? सर ऐसा नहीं है कि सीसीटीवी को भी हम पूरी तरह सिक्योर करके भी लगा सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है ताकि कोई इसे निकाल ना पाए। अच्छा, अपराधी को जब पता रहेगा कि यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है तो बाईपास करके निकल जाएगा? हाँ सर, चैलेंजेस होंगे बट ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये असफल हो जाएगा। जो भी चैलेंजेस होंगे मैं उनको दूर करने की कोशिश आपके करूँगी। एरिया में जो अपराधी सब लिस्टेड है उस पर कैसे एक्ट कीजिएगा, प्रहार कीजिएगा? तो सबसे पहले सर जितनी भी उनकी लिस्टिंग तैयार की जाए, उनके वेयर अबाउट्स कहाँ कहाँ पे और उन्होंने क्या क्या गतिविधियाँ की है उससे रिलेटेड फाइल में देखूंगी। लोकल लोग जो है उनका सपोर्ट लूँगी। नीचे के जो हमारे एसएचओ है या फिर सब इंस्पेक्टर है, नीचे के कांस्टेबल है, उन अधिकारियों को स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश दी जाए कि उन जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाए। आपको पता चला कि क्रिमिनल से मिला हुआ है आपका नीचे का स्टाफ, आप जो कुछ करना चाहती है सब उसको इन्फॉर्म कर दे रहा है, उसको बता दे रहा है कि ऐसा करके निकल जाओ यहाँ से, तो अब क्या कीजिएगा उसमें? जब मुझे ये सूचना मिलेगी मेरे नीचे कोई स्टाफ ऐसी गतिविधियों में संलग्न है तो मैं उस स्टाफ को तुरंत बुलाऊंगी और पूछूंगी कि वो किस तरह से कर रहे हैं। ये सूचना शायद, कहाँ से मिलेगा आपको? अन्य जो लोकल हैं उनसे मिल जाएगा अगर कोई इसमें संलग्न होंगे तो, या अन्य स्टाफ है उनसे मैं बात करूंगी कि ऐसा कुछ हो रहा है। आपको पता चला कि एक दिन में दुर्दांत अपराधी छिपा हुआ है, आपको पता चल गया, आप अपने थाने वाले को बोले कि चलो फलाने जगह हमको मारना है छापा। जब वहाँ गए तो देखे कि है ही नहीं, वो भाग गया, पता चला कि वो तो भाग गया, अब कहने से 10 मिनट पहले भाग गया है। अब किस पर आपको शक होगा? और सर शक तो के दायरे में सभी लोग आएंगे जो भी नीचे के अधिकारी थे कि उनको सूचना कैसे मिली जो वो भाग गए। इसके लिए कैसे आप क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पता कीजिएगा कि किसने किया है हमारा, किससे? हाँ, टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं, उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक करके या इस तरह की जो भी हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है उनके थ्रू। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। कल आपका इंटरव्यू है? यस सर। है ना? ठीक है, एक दिन है। आप यू आर ए गुड कैंडिडेट, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, आप बोल लेती हैं, इस पर कोई इशू नहीं है। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है एंड आज ओनली करंट अफेयर्स को आप फॉलो कर लेना जितना हो सके। बाकी ठीक है, डायरी राइटिंग, लिस्टिंग, ऑडियो बुक्स वगैरह, और एंड फ्रंक का जो बुक है ना उसको थोड़ा बहुत और थोड़ा सा देख लेना, उसमें और क्या क्या पॉइंट्स आप बता सकती हैं उसमें एज ए गर्ल। बहुत सारे ना वो जो सेल्फ टॉक जो है ना, व्हेन दैट बॉडी अंडरगोज द चेंज, उसके बारे में भी उसमें है। तो नॉट ओनली सिर्फ वो मतलब वर्ल्ड वॉर 2 का तो है, ठीक है, और भी बहुत सारे डायमेंशंस उसमें, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ए यंग गर्ल है ना, फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस उसमें है। एंड उस डायरी को उसने एक एड्रेस दिया है, नाम दिया है, आपको पता है? नहीं सर। वो जरा देख लेना आराम से ना, किस नाम से उस डायरी को बोला गया है। एज अ फ्रेंड, डायरी को फ्रेंड मान के वो लिख रही थी, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना आप, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर।